नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जो घटा है पिछले एक दो दिनों के अंदर, ना तो मुझे उससे कोई अचंभा हुआ है, ना कोई आश्चर्य हुआ है, ना ही कोई शौक लगा है। सिर्फ इतना था कि मैं अजीत पवार की टाइमिंग का वेट कर रहा था कि वो कब छोड़कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में मोदी डॉक्ट्रिन, मैं इसको मोदी डॉक्ट्रिन का नाम दूंगा, कि मोदी डॉक्ट्रिन के द्वारा जो भी सो कॉल्ड सरकारें हैं, वहां पर जो विपक्ष है, किस ढंग से उस विपक्ष को तहस नहस किया जाए, या वो विपक्षी एकता जो खास तौर से बिहार और महाराष्ट्र में नजर आनी शुरू हो गई थी और बीजेपी के लिए डैमेजिंग थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक कड़ा प्रहार हुआ है। ये इस बात को भी इंगित करता है कि बीजेपी आखिरी मोमेंट तक, आखिरी सेकंड तक हार मानने वाले लोगों में से नहीं है, और वो कोशिश करेगी साम दाम दंड भेद जिसके द्वारा विपक्ष को बिखराया जा सकता है। इसके अलावा जब मोदी जी कहते हैं छाती ठोक कर, या फिर हमारे अधीर रोहल साहब कहते हैं छाती पीट कर कहते हैं कि मैं जितने माफिया हैं, अंडरवर्ल्ड वाले हैं, भ्रष्ट हैं, सबको सलाखों के पीछे भेज दूंगा, तो वो सलाखों के पीछे का मतलब उनकी सलाखों की डेफिनेशन बदल गई है। उनकी सलाखों का मतलब होता है मंत्रिपरिषद की कुर्सी। तो मंत्री बना दिए जाएंगे उस सारे के सारे। अगर आप माफिया में हैं, अंडरवर्ल्ड में हैं, भ्रष्ट हैं, आपके खिलाफ ईडी सीबीआई के सैकड़ों केसेस चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कहीं और जाने का मौका नहीं मिल रहा, तो गंगा स्नान कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो फेरबदल हुआ है, वहां पर शरद पवार अपना मत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कल जहां वो हंसते हुए कह रहे थे कि देखूंगा, आज काउंट करूंगा मेरे पास कितने बच्चे हैं, पहले भी 4-5 ही बचे थे, शायद इतने ही बचे हों, और कुछ लोग मेरे चरण भी छू कर गए थे, आशीर्वाद लेके गए थे। ये बात शरद पवार ने पहले भी स्वीकार की थी कि अजीत पवार जब 2019 में कुछ घंटों के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, तो भी शरद पवार को पता था। लेकिन अब ये महसूस होना शुरू हुआ है कि शरद पवार भी संशय से परे नहीं है, उस संदिग्ध जो एक व्यक्तित्व होता है उससे परे नहीं है। हालांकि वो अपने आप को, अब जो डैमेज हुआ है उससे अपने आप को रीसरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उनकी मीटिंग है सतारा में, कराड़ में, तो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो अलग बात है, लेकिन दो धड़े तो बन चुके हैं। दूसरी बात, नार्वेकर साहब, उनको भी एक चिट्ठी दे दी गई है कि इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। नार्वेकर साहब की जो प्रेस्टीज है वो दुनिया को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के केस में 5 जजों की बेंच का जजमेंट आ चुका था, जहां पर उन्होंने स्पीकर को कहा था कि आप अयोग्य घोषित ठहराइए शिंदे ग्रुप के 16-18 मेंबर्स को। और आपको मालूम है उसमें लिखा गया था कि इन रीजनेबल टाइम आप ये निर्णय लेंगे, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया रीजनेबल टाइम क्या होता है। 2 महीना है, 6 महीना है, 2 साल है, 6 साल है, क्या है। लेकिन नार्वेकर साहब ने एक, क्या कहते हैं, आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह आज तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। अब अजीत पवार और बाकी लोगों के खिलाफ भी कुछ एक्शन की बात हो रही है, लेकिन यहां भी नार्वेकर साहब कोई एक्शन लेंगे मुझे नहीं लगता। बात फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते आते फिर साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर जाएंगे। वैसे भी 7 जजों की बेंच की बात हो रही है, यानी कि तब तक अजीत बाबू आराम से उप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। सुनने में आया कि आज 2-3 लोग हैं, उनको निष्कासित किया गया है, खासतौर से शरद पवार के द्वारा। पर बीजेपी हैज सक्सीडेड इन डिस्टेबलाइजिंग द महाराष्ट्र एंड डिस्टेबलाइजिंग द महाविकास आघाड़ी, और लोगों के मन में भी एक संशय आ गया है कि भाई, आपके अंदर ही एका नहीं है, आपके अंदर ही एकता नहीं है, आप खुद ही बिखरे पड़े हैं। पहले उद्धव को तोड़ा है, उसके बाद अब शरद पवार को तोड़ा है। तो एक इमेज जो इस टाइम निकल कर आ रही है वो ये है कि आप जो है, जो गठबंधन जो है आपका वही सशक्त नहीं है, तो आप मोदी से कैसे लड़ोगे। ये सब बातें निकल कर आ रही हैं। बिहार के अंदर भी सुशील मोदी के कुछ स्टेटमेंट आए हैं, और वहां भी अब जेडीयू को तोड़ने की बातें हो रही हैं। और आज तो सुना है कि नीतीश बाबू भी अपने एमएलए को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं।
इसका मतलब है कि मोदी शाह की जोड़ी राइट नाउ इज एट इट्स डिस्ट्रक्टिव बेस्ट। यानी कि आप बिल्कुल क्या कहते हैं ना कि जितना आप कील ठोक सकते हैं उतने आप ठोकेंगे, किसी भी कारण से हो। ये ट्रेजेक्ट्री जा कहां रही है, ये संकेत क्या बता रहे हैं हम सबको, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं। और इनमें से दो विद्वान तो ऐसे हैं जो मूलतः बिहार से हैं, लेकिन मुंबई में और पूना में रहते हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति को भी हाथ की रेखाओं की तरह जानते हैं, और विशेष रूप से जो बिहार की राजनीति है उसको भी जानते हैं। पहले आता हूं मैं धनंजय बाबू, और साथ में स्वागत करूंगा गिरीश भाई, अनिल सिन्हा जी, अधिरोल साहब, आप सबका इस मंच के ऊपर। धनंजय बाबू, ये राजनीति का नया रूप सामने है, एक विभत्स रूप की सत्ता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी सीमा को पार कर सकता हूं, कोई भी निम्नतम स्तर हो उसको भी तोड़ सकता हूं। ये वो चीज है जो पहले हमने कभी नहीं देखी थी। तो नैतिकता हो, मर्यादा हो, विनम्रता हो, ये सब चीजें अब सतयुग की लगती हैं, इस कलयुग की नहीं। धनंजय बाबू, ये पूरा परिदृश्य क्या है? सत्ता का खेल है। सत्ता जो है हमेशा जनता की भलाई के लिए ही काम करे, कोई जरूरी नहीं। लोकतंत्र में या हमारे संविधान के अनुसार तो कहा गया है कि सत्ता जो है, सत्ता पे जो बैठेंगे वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। जनता के प्रति जवाबदेह कहने के लिए तो हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जवाबदेह तो हम तब रहेंगे जब कुर्सी पे रहेंगे। तो कुर्सी बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जब से बीजेपी की ये जो सरकार आई है, पिछले 9 वर्षों से हम देख रहे हैं सत्ता का खेल जो है बहुत भयानक तौर पे खेला जा रहा है। साम दाम दंड भेद सारा किया जा रहा है, सारी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे रखा जा रहा है। हालांकि हम छोटे थे, कहा गया कि इमरजेंसी के समय भी बहुत कुछ ऐसे हालात थे। और लोग ये भी कहते हैं कि सत्ता पे जो लोग आते हैं वो थोड़े अहंकार से फैल भी जाते हैं। लेकिन इस तरीके का सत्ता का खेल मैंने अपने होशो हवास में कभी देखा नहीं था। मतलब केवल एक हम वाजपेयी जी को, बीजेपी की ही बात करें तो वाजपेयी जी को देखा था। जो वाजपेयी जी की सरकार, आपको याद हो कि 1 वोट से गिर गई थी। वाजपेयी जी ने 1 वोट, 1 सांसद मैनेज नहीं किया, और उन्होंने भाषण दिया था कि हमें चिमटे से भी अगर छूना पड़ा तो हम नहीं छूएंगे गलत चीज, क्योंकि सरकार जाती है तो जाए। वो बीजेपी सर, बीजेपी ने इनका वो चिमटा अलग है सर, ये अलग चिमटा लेके आए हैं, इन्होंने नए चिमटा का निर्माण किया है। ये सबको छू सकते हैं, ये अंडरवर्ल्ड हो, माफिया हो, भ्रष्ट हो, कोई भी अपराधी हो, अगर आप मेरी साइड में आते तो मंत्री बन सकते हैं, इनका ये कहना है सर। तो वही मैं बता रहा था कि बीजेपी की एक वो छवि थी जो वाजपेयी जी ने बनाई थी, और एक ये छवि है जो मोदी और शाह जी ने बनाई है। मोदी शाह जी की छवि जो है हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से चुनावी खर्च जिस तरह से बढ़ गया, चुनावी रैलियों पे जिस तरह से, मतलब सिनेमा भी फ्लॉप हो गया, सिनेमा भी पीछे छूट गया। मैं तो सिनेमा के दुनिया का आदमी हूँ, सिनेमा में बहुत विज्ञापन पे पैसे खर्च किए जाते हैं, वो बहुत पीछे छूट गया। रैलियों में जितनी चमक दमक है, जितने लाव लश्कर हैं, जिस तरह से लोग बुलाए जाते हैं, वो तो अद्भुत है, ऐसा कभी हमने देखा नहीं था। तो मोदी जी ने या अमित शाह जी ने जो बीजेपी खड़ी की है, जो पूर्ण बहुमत के बीजेपी पहली बार आई, अमित शाह मोदी जी लेकर के आए, तो वो सारे तंत्र लगा चुके हैं कि इनकी सरकार किसी भी तरह न जाने पाए। ये मान के बैठे हैं कि 2024 क्या, अब आने वाले 50 वर्षों तक बीजेपी की सरकार नहीं जाएगी, ऐसा दावा कर रहे हैं सब। तो कम से कम मोदी जी अपने जीते जी, या जब तक वो काम काज कर सकते हैं जिस उम्र तक, अभी तो देखिए 84 साल के शरद पवार है और जाकर के वहाँ सतारा तरफ जो है भाषण दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी संभालने में लगे हुए हैं। ये तो सरकार में बैठे हैं, सरकार बचाने में लगे हुए हैं। तो सरकार बचाने के लिए जितने तंत्र होते हैं वो सब लगा चुके हैं। वो एक बड़ा फेमस जुमला हो गया है कि बीजेपी जीतेगी तब तो सरकार बनाएगी, बीजेपी नहीं जीतेगी तब भी सरकार बनाएगी। लेकिन महाराष्ट्र की कहानी थोड़ी अलग है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि जो है मोदी जी भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश में, और कहा था कि अगर हम भी गारंटी देते हैं, अगर वो घोटाले की गारंटी दे रहे हैं
तो हम घोटालेबाजों को जेल भेजने की गारंटी दे रहे हैं। अब देखिए, एनसीपी की चर्चा कर रहे थे वो कि एनसीपी के नेता जो है बैंक घोटाला और कौन कौन घोटाले में फंसे हुए हैं, वो सब जेल जाएंगे। जेल गए? जनता ने सर देखा वो किसी को जेल में? उनका जेल जेल शब्द का अर्थ अलग है सर। उनकी जेल हाँ, शब्द का अर्थ मंत्री पद होता है सर। तो वही मैं समझाना चाहता हूं जनता को। जनता जिसे जेल समझ रही है, दरअसल वो मोदी जी जेल नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं राजभवन आइए, ओथ लीजिए और मंत्री की कुर्सी संभालिए। मोदी जी के जेल का मतलब ये होता है। जी मतलब ये है कि जो हमारे साथ खड़ा है, वो भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, हम उसको अभयदान देते हैं। वो चाहे तो मंत्री बन जाए, चाहे तो अध्यक्ष बन जाए किसी निगम का, चाहे तो और कुछ हो जाए, लेकिन उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये उनके कहने का मतलब ये है। ऐसा लोग कहते हैं, फिल्मों में भी डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि जो मैं कहता हूं वो तो नहीं करता हूं, जो मैं करता हूं वो कभी कहता नहीं हूं। तो ये वही है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो मंत्री बना देते हैं लेकिन बोलते नहीं है किसी को मंत्री बनाएंगे। अब जो है यहाँ के जो हालात है महाराष्ट्र के, शरद पवार जी को बिल्कुल झटका तो लगा है, जोर से झटका लगा है। और इससे सबसे तो बड़ा शरद झटका पवार मुझे के तो लगता चरण छू के गए हैं सर। वो क्या है बात कर रहे हैं सर आप? चरण वो छू तो के चरण छू गए। के गए, उन्हें पता है क्यों जा रहे हैं शपथ ग्रहण करने सर? वो देखिए अनभिज्ञ कहाँ है? वो कहते बगावत की, धोखा दी, कोई धोखा नहीं दिया सर। नहीं, ठीक है, मीडिया में इसके पहले भी एक बात आई थी कि जो पिछली बार जो हुआ था और अजित पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया था, तब शरद पवार ने ही उनको भेजा था। ऐसा अभी 2-3 दिन पहले उद्घाटित हुआ, शरद पवार जी ने भी कहा। लेकिन उस समय भी जो 4-5 विधायक यहाँ से हरियाणा चले गए थे, ले जाया गया था उनको, हरियाणा से यहाँ लाने में पसीने छूट गए थे एनसीपी को। ये भी जान लीजिए, ये अंदर की खबर है कि किस तरह से उन विधायकों को लाया गया। वो भले उन्होंने कहा होगा शरद पवार जी ने कि अजित पवार जाओ और तुम वोट ले लो, फिर हम खेल करेंगे, लेकिन उस खेल में भी बीजेपी ने खेल कर दिया था। तो अगर मान लिया कि, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, अगर ऐसा है तो भी बीजेपी खेल करने में कामयाब हुई है। और जो उसके एक शिंदे जी को लेने के बाद, शिवसेना को तोड़ने के बाद भी बीजेपी मजबूती वाली स्थिति में नहीं थी। जो लगा था उनको कि सिर्फ शिंदे को तोड़ देंगे और भी शिवसेना खत्म हो जाएगी और हिंदुत्व के अकेले पहरेदार हम ही रहेंगे, एक एक अकेले झंडावरदार हम ही रहेंगे, वो हुआ नहीं। क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जो जनता है, जो जमीन पे वोट है, वो साथ रह गया। तो अब उनको लगा कि एनसीपी को तोड़ देंगे, क्योंकि ये एकता की बात की जा रही है, विपक्षी एकता की बात की जा रही है। पटना में मीटिंग हुई, फिर बेंगलुरु की बात हुई, फिर शिमला में बात होगी, फिर आगे बढ़ेगी। और राहुल गांधी जिस तरह से खड़े हो गए हैं वापस उठ करके, तो उसमें लग रहा है था इनको, बीजेपी को, कि हमारी नैया डावाडोल है। और जो सर्वे हुआ था उसमें भी नैया डावाडोल थी। कह रहे हैं लोग कि सर्वे में 8 सीट 10 सीट जीतने की गारंटी नहीं थी, कहाँ 41 सीटें जीती थी पिछली बार इन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर के। तो सोचा इन्होंने कि इसको एक, देखिए ये परसेप्शन करते हैं, नैरेटिव करते हैं। अब पूरा मीडिया नैरेटिव गढ़ रहा है कि विपक्षी एकता धराशायी हुई। अब धराशायी हुई कि नहीं हुई तो बाद में पता चलेगा, लेकिन धराशायी हुई बोल रहे हैं, क्योंकि शरद पवार जी की पार्टी टूट गई, महाविकास अघाड़ी कमजोर हो गई। और अब बारी है नीतीश कुमार के। लोग ये मीडिया में प्रचारित करने लगे हैं कि बिहार में भी ये होने वाला है, लेकिन बिहार इतना आसान गढ़ नहीं है, नीतीश कुमार इतने आसान नहीं है। और सत्ता में है, सत्ता में रह करके सत्ता के दांव पे मोदी जी से ज्यादा जानते हैं। आप जान लीजिए, अमित शाह जो वहां रैली करने गए अभी लखीसराय, कुर्सियां खाली थी, कुर्सियां खाली थी, बताती है पूरी ताकत लगाने के बाद गृह मंत्री की कुर्सियां खाली रह जाए, गृह मंत्री नहीं रहते तब कितनी कुर्सियां कितनी भरती, ये सोचने वाली बात। और दंगा कराने की कोशिश की थी, आपको याद होगा पिछले बार बिहार शरीफ में और सासाराम में हुआ था, दंगा को किस तरह किससे कुचला नीतीश कुमार ने, दंगा नहीं होने दिया, ये अपने आप में मिसाल है। जी तो नीतीश कुमार को तोड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं एक और बात लास्ट का के खत्म करूं, विपक्षी एकता का क्या होगा वो बाद की बात है। पहली बात यह है कि जो कांग्रेस की आंधी चली है, राहुल गांधी जिस मजबूती से सबके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, मोदी जी उनको कैसे रोकिएगा? क्या कांग्रेस में सिंधिया अभी और मिलेगा आपको? मुझे नहीं लगता, कि महाराष्ट्र में भी आपने कोशिश की होगी, महाराष्ट्र में कोई आपको मिला नहीं। और सिंधिया जी जो आपके मध्य प्रदेश गए,
मध्य प्रदेश बचाना सिंधिया जी के बावजूद मुश्किल हो रहा है। वहां भी जिस तरह की हवा चल रही है, लग रहा है कर्नाटक दोहरा दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है मोदी जी अपना परसेप्शन गढ़े, लेकिन जनता का अपना परसेप्शन होता है और जनता अपने परसेप्शन से चलती है। इस बार मुझे लगता है 2024 में जनता अपने परसेप्शन से वोट देगी और सत्ता पे जो बैठा आदमी है उसके तमाम अहंकार को नष्ट कर देगी। जी। इससे पहले कि मैं